ओके स्टूडेंट्स, सो एमडी कैट केमिस्ट्री में 1000 MCQs की सीरीज़ जो है वो मैंने स्टार्ट की थी प्रीवियस क्लासेस में, जिसमें लगभग 1250 MCQs हैं नियरली, जिसको हम प्रैक्टिस करने वाले थे रैंडम फ्रॉम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑल द चैप्टर्स ऑफ PMDC सिलेबस। तो उसमें हमने 200 तक क्वेश्चंस किए थे बीच, तो लास्ट टाइम अगर आपको याद है तो वो मैंने अपलोड भी किए हैं सीरीज़ के अंदर 1000 MCQs की। तो अब 201 से स्टार्ट होगा आज, तो देखते हैं आज शायद 400 तक या 500 तक हम आज जाएंगे MCQs में। तो फिर कुछ न्यू MCQs होते हैं तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, बाकी जो आंसर्स आपको आ रहे होंगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के MCQs है जो एमडी कैट 2025 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को जो हमारे कराची में टेस्ट है इसी हवाले से। तो MCQ 01 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी, कि फोटोग्राफी में कौन से कंपाउंड को यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा ओल्ड बुक से ताल्लुक़ रखता है। ओल्ड बुक के अंदर जो है वो फोटोग्राफी का एक टॉपिक था, एक शॉर्ट नोट आया करता था, ये वहाँ से MCQs आया है। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। फ़ोटोग्राफ़ी, अच्छा फ़ोटोग्राफ़ी में अलग अलग मेथड्स होते हैं। आजकल तो हम फ़ोटोग्राफ़ी नॉर्मली जो है वो कि मोबाइल कैमरे वगैरह से कर रहे होते हैं, तो जिसमें एक मेमोरी कार्ड होता है या चिप होती है जिसमें सारी चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। लेकिन पुराने वक्तों में ऐसा नहीं था। पुराने वक्तों में ड्राई प्लेट मेथड जिसको हम कहते हैं फ़ोटोग्राफ़ी का, तो ड्राई प्लेट मेथड के अंदर क्या होता था, एक फ़िल्म होती थी और उस फिल्म के ऊपर क्या होता था कि जो पिक्चर होती थी वो कूट हुआ करती थी, तो उसे हम कहते थे दैट इज़ कॉल्ड ड्राई प्लेट मेथड। तो वो हमारे पास ड्राई प्लेट मेथड कहलाया करता था, ड्राई प्लेट मेथड। उसमें हम कोई ऐसा कंपाउंड यूज़ किया करते थे जो लाइट सेंसिटिव होता है, जिस पर लाइट पड़े तो वो रिड्यूस हो जाए या लाइट पड़ने पर वो रिएक्शन करे। अगर हम कॉमन सेंस अगर हम केमिस्ट्री का लगाएं तो जो सिल्वर के सॉल्ट होते हैं जितने भी, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर के जो सारे सॉल्ट होते हैं वो सारे के सारे फोटो सेंसिटिव होते हैं, जिस पर जब रोशनी पड़ती है तो फिर वो रिएक्शन करते हैं। तो इन चारों में सिल्वर का सॉल्ट हमें सिर्फ एक ही दिख रहा है, दैट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते रहे हैं हमेशा से आके उसके अंदर पर ड्राई प्लेट मेथड के अंदर फोटोग्राफी के। तो दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द ओल्ड बुक ना, तो ये इसमें आ गया है, तो ये A ऑप्शन करेक्ट है। तो सिल्वर के सॉल्ट बस ये याद रखना होता है कि चूँकि फोटो सेंसिटिव होते हैं सिल्वर के सारे ही कंपाउंड्स, दैट्स वाई ये हमारा फ़ोटोग्राफी में इस्तेमाल किया जाता है। उसको हम लोग तस्वीर कशी में इस्तेमाल करते हैं, पुराने वक्तों में करते थे। अब नाउ दिस मेथड इज़ ऑब्सोलीट, अभी ऑब्सोलीट हो चुका है, अब इसको यूज़ नहीं किया जाता। अब बहुत सारे मॉडर्न जदीद मेथड्स आ गए हैं फ़ोटोग्राफी के, उसकी नीड नहीं है अब। 202 है अ कैटलिस्ट चेंजेस द डैश, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है कैटलिस्ट, बिल्कुल सही, C ऑप्शन। देन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। 203 है विच पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, इसमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। A ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब, चूँकि मरकरी इज़ द ओनली लिक्विड मेटल वाइल ब्रोमीन इज़ द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, दैट्स वाई A ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 204 द टाइप दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन इज डैश, चेन आइसोमर्स, चेन आइसोमेरिज्म है बिल्कुल, जिसको हम लोग स्केलेटल आइसोमर्स भी कह सकते हैं। तो चेन आइसोमर या स्केलेटल आइसोमर तो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में पाया जाएगा, बताइए आपको, दैट्स सिंपल। कोई भी चीज़ आपको कोई भी MCQ नहीं समझ में आया तो आप लास्ट में पूछे ताकि मैं एक्सप्लेन करूँ। 205 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मॉलिक्यूलर सॉलिड या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल कह सकते हैं। यस, डायमंड, आयोडीन, यस। चूँकि देखिए सोडियम क्लोराइड NaCl हमारा जो है दिस इज़ आयनिक सॉलिड, ये आयनिक सॉलिड है, आयनिक क्रिस्टल होता है ये। डायमंड जो हमारा है वो है दिस इज़ एक्चुअली कोवेलेंट क्रिस्टल या कोवेलेंट सॉलिड होता है ये, ठीक है। और कॉपर जो हमारा है दिस इज़ मेटालिक सॉलिड, ये उसको मेटालिक क्रिस्टल कहा जाता है। आयोडीन जो हमारा है ना दिस इज़ एक्चुअली अ मॉलिक्यूलर सॉलिड और अ मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, जिसमें जो सारे आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के अकॉर्डिंग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। तो दैट्स वाई B ऑप्शन यहाँ करेक्ट है।
मॉलिकुलर सॉलिड में जैसे आयोडीन हो गया आपका, या कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड हो गया, ड्राई आइस, या वाटर हो गया, आइस मतलब, तो ये सारी हमारे पास जो है वो मॉलिकुलर सॉलिड की एग्जांपल्स है। दैट इज़ फ्रॉम सॉलिड्स चैप्टर, ठीक है, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उससे आएगा। डायमंड नहीं होगा, डायमंड जो है वो हमारा कोवेलेंट सॉलिड है, मॉलिकुलर नहीं है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। 206 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज? लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, रुबीडियम का होगा। आरबी का, बिकॉज डाउन द ग्रुप हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, एंड रुबीडियम कंटेन्स द मोस्ट नंबर ऑफ शेल्स अमंग ऑल द 4 ऑप्शंस, दैट्स व्हाट डी ऑप्शन करेक्ट। 207 है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन Fe+2 आयन इज डैश। Fe+2 आयन में कितने प्रोटॉन्स होंगे? 26 होंगे, बिल्कुल, चूँकि प्रोटॉन्स तो आइंस में सेम ही रहते हैं, चाहे आइन कोई भी हो जाए। तो आयरन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 26 होता है, दैट्स वाई इसके पास 26 प्रोटॉन्स ही होंगे हर वक्त, ठीक है। तो सही है सी ऑप्शन। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स पूछ लेता तो हम फिर उसको 24 कर लेते, -2 करते, लेकिन इन्होंने पूछा है प्रोटॉन्स, दैट्स वाई इट विल रिमेन सेम। 208 है, व्हाट इज़ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन OF2? OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी? +2 निकलेगी, चूँकि OF2 में सिंपल हमारे पास क्या हो गया कि ये हमारे पास हो गया -2, ये ऑटोमेटिकली हमारे पास +2 हो गया ऑक्सीजन। डी ऑप्शन हो जाएगा, दिस इज +2, गुड। 209 है, विच गैस इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर? कौन सी गैस वाटर की डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट की जाती है? पता है इसका आंसर? कार्बन डाइऑक्साइड। रीज़न क्या, रीज़न है इसके पीछे? एक्सपेरिमेंट में तो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का जब आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपने उसको वाटर पे तो कलेक्ट नहीं किया है आपने, बिल्कुल भी उसको वाटर पे कलेक्ट किया है, CO2 किया था एक्सपेरिमेंट, किसमें, क्लास 9th में? उसमें क्या देखा था आपने, क्या ऑब्जर्वेशन थी? यस, मतलब वाटर डाउनवर्ड डिस्प्लेस पर होता, CO2 ऊपर जा रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, आंसर तो सही आपका है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इट मीन्स कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप इस तरह कलेक्ट करते हैं ना, लाइक गैस जार के अंदर, जैसे आपने पानी भर दिया होता है, ठीक है, और उल्टा गैस जार आप असल में रखते हैं, रिवर्स में रखते हैं, फिर जैसे कि यहाँ पर हमारे पास डिलीवरी ट्यूब आ रही है, तो जैसे ही इसमें यहाँ से गैस आनी शुरू हो जाती है, वाटर का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, दिस इज़ कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह से हमने ऑब्टेन की थी, ठीक है, सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 210 है कि विच गैस इज यूज इन बलून्स एंड इज इनर्ट? यस, ही इनर्ट की बात की जा रही है, तो वो हमारा हीलियम हो गया, सी ऑप्शन। 211 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास? शीशे को बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? हाउ? जी, पास्ट पेपर में तो नहीं आया कभी आज तक ये। NED के पास पेपर में था, अच्छा ठीक है, सही है, कैल्शियम कार्बोनेट आंसर हो गया। 212 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन? ये तो हमने कर लिया पीछे, आई थिंक ये कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है इसमें से, तीनों में से?
जहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ना हो रही हो किसी। यस इसमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियस एक साथ होती है, दैट इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन। सी ऑप्शन। जैसे कि Ag प्लस, देखिए Ag प्लस यहाँ पर है, नाइट्रेट माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। तो ये देखिए इसके बाद भी इसी तरह से चार्जेस सबके जो है वो मेंटेन है, किसी का भी चार्ज बढ़ रहा है या कम नहीं हो रहा है। दैट्स वाई ये इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है, ये जस्ट एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास हो रहा है। ठीक है। उसके बाद 2 and 3 है द मॉलिकुलर शेप ऑफ BF3 इज डैश। सही है, तो BF3 का शेप तो हमारा हो जाएगा ट्राइगोनल। सी ऑप्शन ट्राइगोनल प्लेनर, चूँकि 3 बॉन्ड पेयर इसमें आएंगे हमारे पास। सी ऑप्शन। 2 and 4 है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथीन इज डैश। दैट्स इजी। sp2 हो गई, बी ऑप्शन। 2 and 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसमें से वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? मैंने आपको बताया था कि वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो आपको मिल रहा है, चूँकि ये एक बेस है, और कैसा बेस है भाई? वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दैट्स व्हाट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सी ऑप्शन। नेक्स्ट है 2 and 6 है व्हाट इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कार्बोनिक एसिड। H2CO3 हमारे पास है, दिस वी कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, HCO3 माइनस। क्योंकि H2CO3 जब हम लोग उसको पानी में डालते हैं, व्हेन वी ऐड इट इनटू वाटर, व्हाट हैपेंस? इट विल डोनेट H प्लस आइन टू वाटर, सो इट विल बिकम HCO3 माइनस, then hydronium ion is produced. So now this is conjugate acid and HCO3 minus, this is bicarbonate ion, so this is conjugate base, B option. So this is actually bicarbonate ion, so bicarbonate ion is the conjugate base. Okay, B option. नेक्स्ट है 2 and 7 है द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन वाटर इज डैश। यस बी ऑप्शन। पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अंदर, बिल्कुल से चार्जेस आते हैं। 2 and 8 है विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गैस। इसमें से कौन से गैस की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? ए ऑप्शन डेफिनिट शेप, बिकॉज गैसेज डू नॉट हैव ए डेफिनिट शेप, दे एक्वायर द शेप ऑफ कंटेनर in which they are present। ठीक है, सही है, तो that's easy। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219 which process is used to separate petroleum into components? डिस्टिलेशन, जिसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। 220 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। कलर, कलर एक केमिकल, अच्छा फिजिकल क्वांटिटी में जिसको नापा जा सकता है। तो आप लोगों ने MCQs पढ़े हैं ऑलरेडी? नहीं पढ़े? किसी भी नहीं पढ़े? सही, गुड। तो सही बात है, कलर को हम नाप नहीं सकते, वी कैन नॉट मेजर द कलर, दैट्स वाई कलर इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, डी ऑप्शन। 221 है द गैस दैट टर्न्स मॉइस्ट लिटमस ब्लू इज डैश। कौन सी जो गैस है वो लिटमस पेपर को ब्लू कर देगी? जो बेसिक गैस होगी। तो कौन सी बेसिक गैस है? NH3 अमोनिया एक बेसिक गैस है, बी ऑप्शन। 222 है विच स्पीशीज हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज। इनमें सबसे छोटा साइज किसका होगा? सभी ऑक्सीजन है, O प्लस। कैटाइंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम, एनानाइंस आर बिगर, डी ऑप्शन होना चाहिए। यस, डी ऑप्शन।
दिस वन 2 2 2 ट्रिपल 2। अब देखिए बेटा, अगर मैं इस तरह से इसको बनाऊं कि सोडियम, एक तरफ मैं सोडियम ले लूं और एक तरफ मैं Na+ लूं, एक तरफ मैं Cl ले लूं और एक तरफ मैं Cl- ले लूं। अभी न्यूट्रल आइटम है और ये हमारे पास जो है वो चार्ज आयंस है। तो सोडियम की बात करें, जब हम सोडियम के पास हमारे पास ये होता है 2,8,1, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो सोडियम के पास हमारे पास कितने बेटा, 3 शेल्स होते हैं। देयर आर 3 शेल्स इन सोडियम। जबकि अगर हम बात करते हैं Na+ की, ये 2,8 होता है, उसके पास जस्ट 2 शेल होते हैं। तो उसका मतलब क्या होगा कि कैटाइंस जो है ना वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटे होते हैं, बट एनाइंस आर बिगर देन देयर पेरेंट एटम। जैसे आप देखो, ये है 2,8,7, ये हो गया 2,8,8। तो इसमें भी 3 शेल्स हमारे पास हैं और इसमें भी हमारे पास इट आल्सो कंटेन्स 3 शेल्स। दोनों में हमारे पास 3 शेल्स हैं। फ़र्क सिर्फ क्या है कि इसमें हमारे पास लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 8 हो गई, तो रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से शेल्स एक्सपेंड हो जाते हैं। उनके एक्सपेंड होने से एनाइंस का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो न्यूट्रल या पेरेंट एटम जो है उनसे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन है, न्यूट्रल एटम है, नेगेटिव चार्ज आयंस और पॉजिटिव चार्ज आयंस है। तो हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन तो हटा ही देते हैं चूँकि कैटायन एनायन मौजूद है, और एनाइंस हमेशा अपने पेरेंट एटम से बड़े होते हैं। तो बी और सी भी हट गया, तो बच सिर्फ डी गया, क्योंकि कैटाइंस आर स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम। समझ गए? अब ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है 222 का। 223 है, विच सॉल्यूशन हैज़ द लोएस्ट पीएच। किस सॉल्यूशन का पीएच सबसे कम होगा, सबसे लोएस्ट होगा। मतलब सबसे ज़्यादा लोएस्ट पीएच का क्या मतलब होता है, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। सबसे कम पीएच का मतलब यही होगा ना कि मोस्ट एसिडिक पूछा जा रहा है। तो इन चारों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। ए तो हो नहीं सकता चूँकि बेस है, ये डी भी नहीं हो सकता, ये न्यूट्रल है। अब ये दोनों एसिड्स हैं, बी और सी। इसमें जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 मोलर HCl, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास होगा। ठीक है। 224 है, एन आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म बिटवीन डैश। आयनिक कंपाउंड आपको पता है हमेशा एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में बनेगा। बी ऑप्शन मेटल है, नॉन मेटल। ठीक है। 225 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो NH4+ होगा, अमोनियामाइन। इसके बाद है 226, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन चारों में से सबसे अच्छा कंडक्ट कौन करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। मतलब इलेक्ट्रोलाइट कौन है इन चारों में से। डाइल्यूट HCl, सही है, बिल्कुल सही, क्योंकि ऑल द एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। वाइल डिस्टिल वाटर आपको पता है बैड कंडक्टर होता है। बाकी सोगर सोल्यूशन अल्कोहल्स देर आल्सो बैड कंडक्टर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वैसे बैड कंडक्टर होता है। सही है, ए ऑप्शन। 227 है, द गैस प्रोड्यूस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl इज डैश। जब जिंक जो है वो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। सिंपल रिएक्शन करके देख ले कौन सी होगी। ZnCl2 बन जाएगा और कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। ये रिएक्शन पढ़ा है ना भाई। तो हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड एंड दिस इज द फेमस रिएक्शन बाय विच लॉर्ड हेनरी कैवेंडिश प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस इन लेबोरेटरी। कैवेंडिश जो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार दुनिया में हाइड्रोजन गैस को बनाया, उन्होंने सेम यही प्रोसीजर इस्तेमाल किया था फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। सी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 228, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। MCQ नंबर 228। हाँ बोले, ग्लूकोज हो जाएगा चूँकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सी ऑप्शन। 229 है, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे हाई आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, किसके इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे मुश्किल होगा। हीलियम, बिकॉज ऑफ इनर्ट नेचर, इनर्ट नेचर की वजह से। हीलियम क्या है, सॉरी हीलियम, सही है हीलियम। इनर्ट नेचर है, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स को मोस्ट स्टेबल है ना इन तमाम में से। 230 विच पेयर रिप्रेजेंट द सेम एलिमेंट। कौन से पेयर जो है वो सेम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये क्या मतलब? आइसोटोप, आइसोबार, एलोट्रोप, कंपाउंड्स। ओके, क्या मतलब? आइसोटोप्स में भी तो सेम एलिमेंट्स ही होते हैं। पता नहीं तो ये क्या मतलब होगी? तो एलोट्रोप भी तो सेम एलिमेंट ही होते हैं। अब डायमंड ग्रेफाइट को बात करें, वो भी सेम एलिमेंट है। आइसोबार भी सेम एलिमेंट होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बस मास नंबर डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब मास नंबर से नहीं, डज नॉट रिप्रेजेंट द सेम एलिमेंट। आइसोबार तो चलो नहीं हो सकता, आइसोबार मतलब अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, क्योंकि सेम मॉलिक्यूलर मास होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। तो ये तो हमें आइसोबार कहलाते हैं हमारी, ये तो अलग हो गया, ठीक है। कंपाउंड्स भी सेम एलिमेंट को तो नहीं बताएंगे। आइसोटोप और एलोट्रोप तो सेम एलिमेंट को ही बताते हैं। एलोट्रोपी सेम एलिमेंट में ही पाई जाती है, आइसोटोप भी। तो उसका ए ऑप्शन भी करेक्ट होगा और सी भी करेक्ट होना चाहिए था। ऐसे ही है ना भाई, चूँकि प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम ये सेम एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से डायमंड ग्रेफाइट भी सेम एलिमेंट्स हैं, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन आ रही है, केमिकली सेम। सही है, तो एमसीक्यूज़ में थोड़ा मसला है इसमें। 231 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन तो यूज़ करेंगे नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे, सी ऑप्शन एक्सटिंग्विश करने के लिए। 232 है, एन एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन दिस बिलोंग्स टू डैश ग्रुप। किस ग्रुप का एलिमेंट होगा ये? बहुत सारे तरीके हैं बताने के इस बात को। हाँ, थर्ड पीरियड का एलिमेंट होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर जो है वो देख लेंगे। अब 1 to 3 में सबसे बड़ा नंबर 3 है, तो ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, पीरियड 3। 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैसे भी सोडियम है, सोडियम वैसे भी थर्ड पीरियड का ही होता है। नहीं 12, सॉरी, मैग्नीशियम है ये, तो वो भी थर्ड पीरियड में होता है। 233 है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज डैश। बी ऑप्शन हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। 234 है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन गैसियस स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कह सकते हैं हम। 235 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी? मीथेन में होगी, CH4 में होगी, बी ऑप्शन। 236 है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन O-2 आयन इज डैश। O-2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10 होंगे, जो कि 8 होते हैं ऑक्सीजन में, तो 2 ऐड हो गए तभी -2 चार्ज आया, सी ऑप्शन। 237 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एवोगाड्रोस लॉ। सी ऑप्शन, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ओके। 238, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लाइट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन 4.0। 239, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वॉलेटाइल। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ एवोपरेशन किसकी होगी इसमें से? सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल कौन होगा? हाँ जी, वाटर, एसीटोन, ग्लिसरॉल, इथेनॉल। बी ऑप्शन, रीज़न। ओके, आप जर्नल एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, आप क्या कह रही हैं? सेम बात कर रही हैं आप, जर्नल एक्सपीरियंस अपना आप शेयर कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्चुअली कैसे हो डिफाइन कर सकते हैं? वोलेटाइलिटी के देखो, मेन वोलेटाइल नहीं होने, वोलेटाइल होने के पीछे मेन चीज़ होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ग्लिसरॉल में भी होती है और इथेनॉल में भी होती है। एसीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है क्या? एसीटोन क्या हमारा है? डाइमिथाइल कीटोन है ना ये। तो सिंस इट डजंट कंटेन एनी हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट्स व्हाई इट हैज़ वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट्स व्हाई मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली हेल्ड टुगेदर, so they evaporate so easily. Due to this reason they are volatile. Acetone और डाइमिथाइल ईथर और प्रोपानोन यू कैन से, ठीक है। तो जनरल एक्सपीरियंस से भी बता सकते हैं कि नेल पॉलिश मोड जल्दी उड़ जाता है, बी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 240, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस एंड लिक्विड इंक्रीज विद डैश। एक गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं, तो बताएं कब उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी?
पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी? ऐसा क्या करेंगे कि गैस आधे लिक्विड में डिसॉल्व हो? जैसे कि हम सॉफ्ट ड्रिंक में करते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिसॉल्व की जाती है वाटर के अंदर ताकि कार्बोनेटेड वाटर बन जाए, तो वो किस कंडीशन में उसको ऐड किया जाता है? लो टेम्परेचर पे किया जाता है और हाई प्रेशर पर किया जाता है। लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर, तो सी ऑप्शन हो जाएगा डिक्रीज इन टेम्परेचर, कि प्रेशर तो इंक्रीज़ होना चाहिए, हाई प्रेशर पे ही ज़्यादा डिसॉल्व होता है। क्योंकि हमने पढ़ा है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, सी ऑप्शन करेक्ट। 241 है, विच वन इज़ अ नोबल गैस? हीलियम इज़ अ नोबल गैस। 242 है, व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ NH4 प्लस आइन? NH4 प्लस आइन की ज्योमेट्री क्या होगी? अच्छा हाँ ठीक है, नाइट्रोजन के पास 4 पेयर आ जाएंगे ना हमारे पास, तो 4 पेयर आ गया तो टेट्राहेड्रल हो गया, सी ऑप्शन। 243 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाँ जी, HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी क्योंकि हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड? आप सेटिंग आपने गलत की हुई है ना, मैं सब विजन आप इधर से मैं छुप जाएगा ना सवाल, मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको उस तरफ बैठना चाहिए। सिर्फ बहुत सारे क्वेश्चन है ना आपके सर में, गले में दर्द हो जाएगा इतना मुड़ के इसमें। तो मैं बैठा हूँ इसलिए ना, तो कितने सारे सवाल कौन खड़े होकर कराएगा, इतने दो सवाल कर रहे हैं हमें तो थक जाते हैं इंसान। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा HF में आ गया, ठीक है। थोड़ा मैं इस तरफ कर देता हूँ उसको ताकि ओके। 244 है, द रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस दैट डैश। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो खुद ऑक्सीडाइज होता है, सामने वाले को रिड्यूस करता है। ऑप्शन से बताएं। जो खुद इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना, ऑक्सीडाइज हो जाता है, बी ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा वो अच्छा सी भी है ना, इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अदर, सामने वाले को ऑक्सीडेशन नंबर को बढ़ाता है। सामने वाले को जब ऑक्सीडाइज कर रहा है तो नहीं, रिड्यूसिंग एजेंट तो सामने वाले को रिड्यूस करता है ना, तो सामने वाले को ऑक्सीडेशन नंबर को कम करता है, तो बस बी ही होना चाहिए ना, सी नहीं होगा, ओनली बी ऑप्शन करेक्ट है। तो आंसर की में गलत मार्क हुआ है। 245 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ड्राई सेल? ड्राई सेल में क्या चीज़ यूज़ की जाती है इनमें से? ZnCl2 किस लिए इस्तेमाल करते हैं? मतलब किस तौर पे बिहेव करता है? इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जिंक क्लोराइड को MnO2 के साथ। ए ऑप्शन हो गया जिंक क्लोराइड। 246 है, द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन नाइट्रोजन एटम इन NH3 इज डैश। एक लोन पेयर होगा अमोनिया में, बिल्कुल सही भी ऑप्शन। 247 है, विच सब्सटेंस हैज जाइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर? तो पिछली बार भी किया था, ग्रेफाइट, सी ऑप्शन। कोवेलेंट क्रिस्टल्स आ जाएंगे। 248 है, कैटलिस्ट यूज इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस इज डैश। वेनेडियम पेंटॉक्साइड, सी ऑप्शन। 249 है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज डैश। दैट्स इजी, C2H2, सी ऑप्शन। 250 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? बाकी सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दैट्स वाई मीथेन की लोएस्ट होगी। तो ये MCQ 250 MCQ हमारे हो गए, ठीक है। ये 250 हो गए, अब 251 स्टार्ट हो रहा है। द कंपाउंड्स यूज एज एन एंटीसेप्टिक इन डिटॉल इज डैश। फिनॉल होता है, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। 252 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? इसमें से कौन सा सैचुरेटेड है? ब्यूटेन है, सी ऑप्शन। 253 है, द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज डैश। हाइड्रोकार्बन को हासिल करने का मेन सोर्स क्या होता है? वुड, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल। हासिल तो सबसे ही किया जाता है हाइड्रोकार्बन। क्या लगता है क्या होना चाहिए?
सो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तुक्का मार दें। सी, पेट्रोलियम। मतलब 500 प्लस हाइड्रोकार्बन हासिल तो होते हैं उससे। नेचुरल गैस तो नहीं होगा, बी तो नहीं, उसमें तो गिनती क्या हाइड्रोकार्बन है। वुड में भी इतने नहीं होते हैं। सी या डी में से एक है, या तो पेट्रोलियम है या कोल है, ये आपको ही पता है। आप पेट्रोलियम कह रहे हैं, ये तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ये सी ऑप्शन, पेट्रोलियम। 254 है, विच अल्केन हैज़ 5 कार्बन एटम? सिंपल, N10। 255 in electrolysis of molten NaCl the substance obtained at cathode is dash. मोल्टेन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं तो कैथोड पे कौन सा सब्सटेंस आपको ऑब्टेन होता है? यस, देखिए इस तरह से आपने इलेक्ट्रोलिसिस कर दी है। ये आपके पास 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, एक कैथोड है एक एनोड है, सही है भाई। कैथोड एक एनोड है, एनोड पर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, कैथोड पर हमारा नेगेटिव चार्ज है। अब ये Na+ है और Cl- है, तो Na+ जाएगा यहाँ पर और Cl- जाएगा यहाँ पर। तो कैथोड पे क्या ऑब्टेन हो रहा है आपको? सोडियम ऑब्टेन होगा ना भाई, जब मोल्टेन NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। बी ऑप्शन सोडियम। क्लियर है? तो बाकी बात तो मसला, हाँ 10 नहीं, ऑप्टेन जो होगा वो तो सोडियम ही होगा ना, हासिल जाएगा Na+, लेकिन जाकर वो वहाँ पर रिड्यूस होकर एक इलेक्ट्रॉन गिर करके सोडियम मेटल की सूरत में ऑप्टेन होगा। हासिल जो हो रहा है उसकी बात करें, जो एंड प्रोडक्ट है उसका, एंड प्रोडक्ट सोडियम है, सोडियम प्लस नहीं, वो तो जाएगा, मूव करेगा क्या टाइम उस तरफ। पॉलीमर इज फॉर्म्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन? पॉलीइथीन। चूँकि याद रखें एडिशन पॉलीमर्स के आखिर में हमेशा शुरू में हमेशा पॉली आता है, जैसे पॉलीइथीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीयूरिथेन, ठीक है। तो पॉली हमेशा आता है इनके नाम के शुरू में। सी ऑप्शन। बाकी नाइलॉन, टेरिलीन, बैकलाइट ये सब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ऐसा ही है। ओके, क्वेश्चन 257 है, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट? CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को इस्तेमाल करते हैं एज आ रेफ्रिजरेंट के तौर पे। 258 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल? इसमें से कौन बायोडिग्रेडेबल नहीं है? प्लास्टिक नहीं है, इसको साइनोबैक्टीरियाज वगैरह डिकम्पोज नहीं कर सकते जो सॉइल के अंदर होता है ना। 259 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन? ये क्या है भाई? इसमें से कौन सा प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है? तो टाइट्रेशन वगैरह करते हैं, पता नहीं, NaOH, HCl, KHP, NH4OH, पता नहीं क्या KHP होगा शायद, इसको नाम जो एक्सप्लेन कर रहा है इसका तो नया कुछ है, पता नहीं इसका क्या है, मैं तुक्का मार रहा मैंने। पोटेशियम हाइड्रोजन एथाइलेट आएगा नहीं, आउट ऑफ द सिलेबस है। 260 है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद COOH ग्रुप इज कॉल्ड डैश? कार्बोक्सिलिक एसिड, सी ऑप्शन। 261 है, द IUPAC नेम ऑफ दिस इज डैश? इथेनोइक एसिड, सी ऑप्शन। 262 है, व्हाट इज द pH ऑफ 0.01 मोलर HCl? 2 आ जाएगा। 263 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद NaOH? इनमें से कौन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा? एक मिनट, डी ऑप्शन क्या है? अमोनिया क्यों नहीं करेगा NaOH से रिएक्शन? क्या वजह? एसिड बेस है ना भैया, बेस एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्या? HCl भी करेगा, एसिड्स है वो तो करेंगे ना। अच्छा ये 2 बेस है, दैट्स वाई आप कह रहे हैं।
दो बेस आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं ना भाई? नहीं, दो बेस का रिएक्शन भी आपस में हो सकता है, इथेन नहीं करेगा C2H6। रीज़न यही है ना कि देखो अमोनिया के रिएक्शन हो कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन करता है हमारा ये। जब ये अमोनिया जब NaOH से रिएक्शन करेगा ये, जैसे दो एसिड साथ में रिएक्शन कर सकते हैं तो दो बेस भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि इथेन हमारे पास जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और ये रिएक्टिविटी नहीं शो करता एसिड्स और बेसिस के साथ। दैट्स वाई डी ऑप्शन है, बिकॉज ये पैराफिन तभी इसको हम कहते हैं ड्यू टू लेस रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। 264 है द फर्स्ट स्टेप इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इज यूजुअली डैश, चेन इनिशिएशन होगा बी ऑप्शन। 265 इन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज क्लोरीन इज प्रेजेंट, कौन से एसिड में क्लोरीन मौजूद है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। 266 है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज डैश, हाँ CHO, सी ऑप्शन। 267 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल, रॉकेट फ्यूल के तौर पे किसको इस्तेमाल करता है? कैरोसिन तो नहीं है, कैरोसिन हमारा जेट फ्यूल है, ठीक है, कैरोसिन तो नहीं होगा। मीथेन को भी नहीं इस्तेमाल करता है, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है या लिक्विड हाइड्रोजन है, दो में से एक है, सी या डी में से। क्या यूज़ करते हैं पता है रॉकेट में? मोस्ट प्रोबेबली लिक्विड हाइड्रोजन यूज़ करते हैं, डी ऑप्शन, ठीक है, एज अ रॉकेट फ्यूल। 268 है द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स इज डैश, अल्कीन के मेन रिएक्शंस कौन से हैं? अल्कीन्स किस तरह के रिएक्शन देते हैं? गलत जवाब, अल्कीन सब्स्टिट्यूशन कहाँ से देगा भाई? अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, लगे बंदे, अल्केन थोड़ी ना है। अल्कीन में पाई बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इट मस्ट गिव एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन कब से देगा ये? अल्केन लगा आप लोगों को ये। 269 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी अल्कोहल, इसमें से कौन सा टर्शरी अल्कोहल है? 3 डिग्री, इसमें अल्फा कार्बन के 3 तरफ रेडिकल हो, कौन सा है? सी ऑप्शन है, यस दिस इज टर्शरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 270 द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड गिव्स डैश, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये एस्टर बनेगा, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन। 271 है टोलेंस रिएजेंट इज यूज्ड टू टेस्ट डैश, बोले सही कह रहे बताएं? एल्डिहाइड को टेस्ट करने के लिए टोलेंस रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं। इसका एंड प्रोडक्ट हमारा जो होता है वो सिल्वर मिरर होता है ना, सिल्वर मेटल। कीटोन इसका नेगेटिव टेस्ट देता है, पता है? ये सबको एक्सप्लेन तो नहीं करूँ मैं, देखिए काफ़ी आसान। देखो कल जैसे पिछली बार मैं करा रहा था आपको, तो वो पास पेपर वो भी इसी तरह के आसान MCQs उसके अंदर थे, सेम आसान MCQs है, बट इसको करने से नींद आती है बड़ी। मुझे तो आंखों में बड़ा दर्द हो रहा है इसको कराने से, क्योंकि बहुत ही आसान है। अब मैं जिस तरह कराता हूँ, मैं जिस तरह का टीचर हूँ, तो मुझे तो यार बिल्कुल ही अजीब लगता है ये सब MCQs। घर से लग रहा होगा कि आप सीखे, लेकिन बहुत ही आसान है। थोड़ा मुश्किल आए ना जिसको समझाना पड़े, उसमें टाइम लगे, थोड़ा टिपिकल कॉन्सेप्ट हो, एडवांस हो, क्योंकि वो जो कि MD-CAT की तरह टाइप के MCQs हैं तो ऐसे ही होता है, क्या करेंगे मुश्किल। तो इससे ज़्यादा मुश्किल जैसे नम्स का टेस्ट हो गया, आगा खान हो गया, या नस्ट के जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर हमारे, वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसमें मुश्किल होता है। वो जाहिर सी बात, आप में से कोई नहीं दे रहा, ना आगा खान दे रहे हैं आप, ना नम्स का टेस्ट दे रहे हैं आप, ना ही नस्ट का टेस्ट आप में से किसी को देना है। वो होते हैं असल टेस्ट जो मुश्किल होते हैं, वरना तो NED का म्यार भी बहुत आसान है, डाउ का म्यार भी बड़ा आसान है। मतलब औरंगी के बच्चे जो टेस्ट की तैयारी करते हैं वो बहुत ही आसान टेस्ट की तैयारी करता है। तो आगा खान कोई करता नहीं, नस्ट कोई करता नहीं, नम्स कोई देता नहीं, AMC वगैरह को देता नहीं, उसकी वजह से तो जाहिर से कुछ बचा ही नहीं। फिर आसान टेस्ट बच गया डाउ का और आसान टेस्ट बच गया NED का, तो वो बहुत ही आसान रहता है। मतलब अब उसमें कुछ पढ़ा ही नहीं आता पढ़ाने में, वो सारा खेल उसके अंदर ना मेरिट का होता है। मेरिट से मरा दी कि किसके इंटर की परसेंटेज का खेल है सारा, कि इंटर में किसकी परसेंटेज ज़्यादा है। अगर आपकी परसेंटेज 70 है, 65 है, तो वैसे भी आपको फ़ायदा नहीं होना कुछ भी। आप जितना में नंबर ले आए, जितना अच्छा टेस्ट देते हैं, आसान से आसान टेस्ट हो, आपकी मेरिट ही कम है, परसेंटेज कम हो गए, तो आपको वैसे ही नहीं मिलना। और अगर आप टेस्ट आसान आया है, लेकिन होशो हवास को बाहर रखना हर बच्चे के लिए आसान थोड़ी ना होता है। 90% बच्चे वहाँ कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और आसान सवाल को भी गलत मार्क करके आते हैं। रश होता है, भीड़ होता है, हुजूम होती है,
एक नया एक एक्सपीरियंस होता है और फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं टेस्ट, और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें स्टेक पर लगी होती हैं, दाव पर लगी होती हैं, और फ्यूचर का मामला होता है, तो ये ऑटोमेटिकली इंसान चीज़ों को भूलना शुरू कर देता है। ऑटोमेटिकली वो अपना कॉन्फिडेंस, अपना टेम्परेमेंट लॉस करता है, जिसकी वजह से जाहिर सी बात उसके नंबर कैंसिल हो जाते हैं। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से नंबर नहीं है। मतलब टेस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि नंबर कटे इसमें, टेस्ट बहुत ही आसान होता है, ठीक है। लेकिन नंबर इसलिए नहीं आते हैं कि कुछ ऑब्वियस रीज़न है, इसलिए बच्चे MBBS नहीं कर पाते, या तो इंटर में कम होती है परसेंटेज, तो टेस्ट में लाने से भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता, क्योंकि ओवरऑल एग्रीगेट से ही नहीं बन रहा होता, या अगर इंटर में अच्छा है तो टेस्ट में जाते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये दो सबसे मेजर रीज़न इसकी वजह से एडमिशन नहीं होता। वरना टेस्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सके। खासतौर पर अभी दोबारा से IBS अक्खर ले रही है, तो लीक होने के चांसेस तो नहीं है पेपर। जैसे पिछला वाला लीक नहीं हुआ था, तो IBS अक्खर इस बार भी लेके इस बार भी लीक नहीं होगा, तो लीक का मामला तो ख़त्म हो गया। अब सारा स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जो होगा वो सारा का सारा एक स्टूडेंट पर डिपेंड करेगा, आपके मार्क्स पर करेगा। और इस तरह के आसान MCQs आएंगे तो जाहिर सी बात है आपको मसला होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि IBS अक्खर आसान टेस्ट बनाता है, मुश्किल बनाता नहीं है हमेशा, ठीक है। तो IBS अक्खर ने इससे पहले 99 ईयर 2000 में लिया टेस्ट, 99 में लिया था, ईयर 2000 में लिया था। उसके बाद अब जाकर डायरेक्ट 2024 में उसने लिया, आफ्टर द गैप ऑफ 24 ईयर्स, 24-25 साल के गैप के बाद दोबारा से IBS अक्खर ले रही है टेस्ट। मतलब अच्छा, मैंने पास पेपर जो अपलोड किया हुआ है, मैंने तो स्टार्ट ईयर से किया हुआ है, तो मैंने 99 और 2000 का पेपर भी अपलोड किया हुआ है इसका। IBS अक्खर जो लिया करती थी, IBS से जो होता था, कंडक्ट होता था, तो वो उस वक्त की बात है। उस वक्त भी अपलोड तो मैंने सारे ईयर किए हैं। अब देखोगे 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सब अपलोड किया। वो सब मुश्किल भी है वो MCQs, और वो लेक्चर देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट MCQs है उसके अंदर। 2000 ख़ास तौर पर 15, 16, 17, 18, 19 का जो पेपर है, ये लाइन से जो है, ये बहुत टिपिकल पेपर्स हैं, तो उनको देखने में मज़ा आता है, उनको कराने में भी बड़ा मज़ा आता था। लेकिन दैट सी बात है, वो लेवल ही नहीं आ रहा है MCQs का, दैट्स वाई तो मैं नहीं कराता, क्योंकि MCQs आसान आ रहे हैं। अच्छा, और जो भी लेक्चर मैं रिकॉर्ड करता हूँ ना, वो बिल्कुल एक न्यू लेक्चर होता है। अच्छा, मेरी आदत है मैं पुराने MCQs को दोबारा इस्तेमाल नहीं करता। मेरे पास 50 PDFs पड़े हुए हैं इस तरह के MCQs के, हज़ार, क्योंकि मुझे बोरिंग होती है। तो मतलब अगर आप जाओगे ना, 2020 से मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, आप देख लो कोई भी लेक्चर मैच नहीं करेगा आपस में। 2020 में अलग है, 21 में अलग का, 22 में अलग, 23 में अलग, 24 में अलग कराया मैंने। मेरी आदत है कि मैं हर साल न्यू MCQs के बैंक को बनाता हूँ, हर साल मैं करता हूँ, ताकि मुझे खुद भी अच्छा लगे। क्योंकि पुराने MCQs करा के ना बंदा, कुछ होते हैं 10-10 साल से एक ही चीज़ चलाए जा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे हर बार नहीं करता हूँ, ताकि बच्चों को कंटेंट भी नया मिले, वरना बच्चे कहते हैं सर आप हर साल एक ही चीज़ अपलोड करते हैं उठा के। तो ये अब नया कंटेंट, अब ये MCQs आपको पूरे आपको नहीं मिलेंगे, 1500 लेक्चर है, कहीं नहीं मिलेगा इसमें, ये अभी ही रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ये पहले से डाला होता तो मैं कभी रिकॉर्ड नहीं करता उसमें, सही बात है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर मैंने एक बार डाल दिया, अब बार बार उसी चीज़ को मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा, सिंपल सी बात है। हाँ, लेकिन MTCAT में हर बार नई चीज़ हम कर सकते हैं, जो जितनी प्रैक्टिस की जाए उतनी कम है, और जितने मैंने लेक्चर डाले हुए उतना आप प्रैक्टिस कर भी नहीं सकते, क्योंकि 2020 से जो मैंने डाले हैं, तो मतलब 6 साल के जो लेक्चर है, इसमें कितने ही मतलब लगभग 500 प्लस वीडियो सिर्फ MTCAT की होंगी, तो आप देख ही नहीं पाएंगे। आप कुछ भी कर लें, पूरा साल भी आप लगा देना, एक बच्चा सेकेंड ईयर के पहले दिन से स्टार्ट कर देना और आखिरी दिन तक जाए तो भी वो भी नहीं देख सकता सारे लेक्चर। इतने लेक्चर है, मतलब कमी नहीं पड़ेगी, आपके पास टाइम कम पड़ जाएगा लेकिन लेक्चर कम नहीं पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो इतना पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है, उतना कुछ इंसान बन जाएगा बंदा उसको पढ़ के। आपको तो बस MTCAT क्रैक करना है ना, तो आप एक ईयर की प्लेलिस्ट फॉलो कर लो। मैं बच्चों को बताता हूँ MTCAT 2025 की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, बस फॉलो कर लो, उसमें 75 to 80 लेक्चर्स हैं, बस वो देख लो। अब क्या ज़रूरत पड़ेगी कि 2023 का, 22 का, 21 का भी आप प्लेलिस्ट देखें, उसमें अलग 70 लेक्चर हैं, ठीक है वही चीज़, बस मैंने अलग अंदाज से पढ़ाया हर जगह पर, हर जगह पर चीज़ें बेहतर की हुई हैं, सोफिस्टिकेटेड किया हुआ चीज़ों को, बस ये चीज़ है। तो 271 तक तो हो गया, 271 तक। 272 पर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेज, सही है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही। यहाँ पर भी ऑप्शन आ गया, तो बड़े आसान है, तो समझ में आ रही है ना बात सारी को, मसला तो नहीं है। एक्सप्लेन मैं इसलिए नहीं कर रहा चूँकि आसान MCQs आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि वहाँ मकसद ऐप वालों ने मुझसे बोला था कि आप जो वीडियोज़ है अपनी ना वो सारी अपलोड कर दें, जैसे और भी टीचर्स ने यूट्यूब पर किया हुआ है डिफरेंट सब्जेक्ट्स से, तो लेकिन मैंने नहीं किया उसके अंदर। वो कह रहे थे 4000 पर स्टूडेंट आपको हम दे देंगे,
और कम से कम वो कह रहे हैं कि आपके 1000 बच्चे तो ऐसे ही आपके आ जाएंगे। अब आपको खुद मैथ्स आती है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 4000 का आपको अमाउंट पता लग जाएगी। तो कहने के क्या मकसद है कि मैंने नहीं किया उसको, मेरे लेक्चर अभी भी फ्री हैं, मैंने कोई भी लेक्चर हाइड नहीं किया, मैं हमेशा बच्चों को बताता हूँ, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो मैं हमेशा ही रखता हूँ उसको, और अपलोड कर रहा हूँ वो भी ऐसे ही डाल रहा हूँ, ठीक है। चंद एक हाँ बच्चे नोट्स वगैरह रिक्वायर करते हैं, कुछ चीज़ रिक्वायर करते हैं मेरी, उसकी PDF के मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्जेस 50-100 रुपये मैंने ले लिए तो ले लिए। वो भी इसलिए कि चूँकि मेहनत करनी पड़ती है मुझे, क्योंकि बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप किया है, अब मैं उसके लिए डेडिकेटेड टाइम मैंने अपना निकाला है, और मैं डायरेक्ट उसको सेंड भी करता हूँ, और फिर थोड़ा सा प्रॉपर गाइड भी करता हूँ कि बेटा ऐसे कर लो ऐसे कर लो। तो उसके मैं 50-100 रुपये इसलिए लेता हूँ कि आप बच्चे को भी अहमियत का अंदाज़ा हो। वो बच्चों को मैं वीडियो में ऑनलाइन लाइव ये बात कर रहा हूँ, लेकिन चूँकि मैं बहुत ज़्यादा ले सकता हूँ इन चीज़ों के ज़रिए, लेकिन वो चूँकि थोड़ी मेहनत, वरना अगर मैं वो भी नहीं लूँगा ना, मैं मेहनत करूँगा नहीं, मैं मैसेज को देखूँगा ही नहीं, क्योंकि बच्चे ने एक बार चूँकि 50-100 रुपीज़ भेज दिए होते हैं ना, तो अब मेरे पर फ़र्ज़ हो गया कि मैं उसको जवाब दूँ, वरना ज़ाहिर से अल्लाह मुझसे पूछेगा कि आपको तुझसे पेमेंट की थी, आपने वो जवाब क्यों नहीं दिया। इस चक्कर में मैं बस बोलता हूँ भाई इतने ये चीज़ है, अगर आपको चीज़ चाहिए तो मैं भेज दूँगा, वरना फिर मैं क्या होता है, फिर दिल नहीं करता इंसान का, हटाओ यार 100 मैसेज कौन देखेगा। लेकिन ऐसे में 200-300 मैसेज का जवाब भी डेली दे देता हूँ इस तरह से। तो वो चीज़ होती है। अदरवाइज़ लेक्चर्स फ्री हैं। बच्चे बहुत सारे कहते हैं सर पेड लेक्चर्स चाहिए आपके, मुझे पेड लेक्चर जिसमें आपने पेमेंट वाले लेक्चर थे। मैंने बोला पेड लेक्चर क्यों है ही नहीं, मैं बनाती ही नहीं हूँ पेड लेक्चर, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, जो चीज़ें हैं वो हैं, ठीक है। तो सिंपल है, तो वो यही चीज़ है। बाकी यूट्यूब चूँकि मुझे ऑलरेडी पेमेंट कर रहा है ना, सिंपल सी बात एक चीज़। अब जो लेक्चर आप देख रहे हैं तो यूट्यूब, अगर आप इसमें एड्स चल रहे हैं, यूट्यूब तो उस एड्स के मुझे डॉलर्स दे रहा है, तो मुझे क्या नीड है कि मैं एक्स्ट्रा आपसे उसके भी चार्जेस लूँ। भले कम दे रहा है लेकिन दे तो रहा है ना वो, ये तो नाजायज़ हो जाएगा अगर मैं उसके अलग से भी पैसे आपसे मांगूँ, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब मुझे पेमेंट कर रहा है ना, मोनेटाइज चैनल है मेरा, तो मुझे क्या ज़रूरत है फिर इसमें, सिंपल सी बात है। और इतना मैं तो इस बीच गारंटी देता हूँ कि इतना काम पूरे यूट्यूब पे पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं किया हुआ, ख़ासतौर पे केमिस्ट्री के अंदर। इंडिया में भी अगर उठा लो तो इतना काम नहीं मिलेगा आपको जितना मैंने इस पर किया हुआ है, बस उर्दू लैंग्वेज के अंदर या इस पर जो कुछ काम है, और सारा फ्री ऑफ कॉस्ट अब तक चल रहा है। 273 है विच वाइटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन स्किन, बड़ा आसान। विटामिन डी हो गया, तभी सनशाइन विटामिन इसको हम कहते हैं ना, सूरज की रोशनी से आता है। 274 है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अ पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये NED में कराया था ना मैंने आपको, ये घर से ओल्ड बुक का सवाल है। आयोडोफॉर्म टेस्ट याद है, ये वाला ग्रुप कौन सा ग्रुप बताया था आयोडोफॉर्म टेस्ट, जिसमें ये वाला ग्रुप होता है वो पॉजिटिव टेस्ट देता है ना आयोडोफॉर्म का। या तो ये ग्रुप होना चाहिए या फिर ये ग्रुप होना चाहिए। हाँ जी, मिथानॉल तो नहीं देगा पॉजिटिव टेस्ट, कौन देगा? इथेनॉल, प्रोपानॉल के ब्यूटानॉल। तो बेटा देखिए जैसे कि आयोडोफॉर्म टेस्ट जो हमारा जो है, या तो हमारा मिथाइल कीटोन ग्रुप देता है साइल ग्रुप, ये सारे एसीटोन हमारे पास जो है वो दे देगा, या फिर जो है वो ये वाला CH3CHOH ग्रुप जो हमारे पास होता है ये देगा, जैसे कि इथेनॉल हमारा है वो दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास चूँकि ये जो ग्रुप है इसमें CH3COH ग्रुप हमारे पास होता है ना, दैट्स वाई ये हमारा जो है वो इथेनॉल पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा देगा, ठीक है, क्लियर है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 275 है, तो आयोडोफॉर्म असल में येलो कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, उसकी फॉर्मेशन होती है जब हम उसको आयोडीन से रिएक्शन कराते हैं, तो CHI3 NAD में भी बताया था ना मैंने, वो टेस्ट आपको देता है। 275 विच कंपाउंड हैज़ द फ्रूटी स्मेल एंड इज यूज्ड इन परफ्यूम्स। कीटोन हो गया फ्रूटी स्मेल, एक मिनट, कीटोन कहाँ से, एस्टर होगा ना, कीटोन का फ्रूटी स्मेल कैसे हो सकता है, एस्टर। अच्छा यूज इन परफ्यूम तो चलो छोड़ो, बहुत सारे परफ्यूम में तो कोई भी वोलेटाइल सब्सटेंस आप डाल सकते हैं, अल्कोहल डाल दो, उसमें आप एसीटोन डाल दो, कुछ भी, लेकिन फ्रूटी स्मेल सिर्फ एस्टर की होती है, फल जैसी स्मेल ना। 276 What type of reaction is the formation of soap from fat and oil? Yes, that's good. Saponification. C option. 277 है which of the following is used as a drying agent for gases? इनमें से कौन सा ड्राइंग एजेंट, ये पिछले क्लास में किया था, सल्फ्यूरिक एसिड हो जाएगा कंसनट्रेटेड। 278 विच अल्कोहल इज आल्सो नोन एज वुड स्पिरिट, कौन सा अल्कोहल वुड स्पिरिट कहलाता है, जोर से बोले। इथेनॉल, मिथानॉल,
यस, मिथानॉल वुड स्प्रिट कह रहे हैं। इथेनॉल को हम लोग कहते हैं ग्रेन अल्कोहल, अनाज से हासिल किया जाता है। 279 है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन? सबसे बड़ी वजह क्या होती है एसिड रेन की? कौन सी गैस? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। 280, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल? हाइड्रोजन फॉसिल फ्यूल नहीं है, बाकी तो सारे हैं। 281 है, विच आयन गिव्स ब्रिक रेड फ्लेम टेस्ट? कैल्शियम में आता है, यस, रेड कलर आता है ना। 282 है, विच व्हाट इज द प्रोडक्ट व्हेन इथीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन? इथीन जब ब्रोमीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? 1,2-डाइब्रोमोइथेन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 283 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एस्टर? कौन सा एस्टर है इसमें से? सी ऑप्शंस, दैट इज मिथाइल एसीटेट। 284, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर गिव्स डैश? ये एस्टरिफिकेशन का रिवर्स उल्टा है। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर का क्या मतलब? एस्टर को वाटर से रिएक्शन कराओगे तो उल्टा हो जाएगा, एसिड और अल्कोहल मिल जाएगा। ए ऑप्शन समझ में आ गया? इक्वेशन तो नहीं लिखो ना। 285, इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद NaHCO3 टू गिव डैश? ये तो इक्वेशन आ गए। इथेनोइक एसिड मतलब हमारे पास ये हो गया एसिटिक एसिड। इसका रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से करना है, CH3COOH प्लस NaHCO3। ये बड़ा फेमस रिएक्शन एक है। इससे देखो क्या होगा, मैं ऐसे पहले बता दूं, प्लस हो गया, ये प्लस, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो सोडियम एसिटेट बन गया। फिर ये कार्बोनिक एसिड बनेगा जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक हो जाएगा। तो कौन सी गैस निकलेगी भाई? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। स्पेस वगैरह, स्पेस साइंस प्रोजेक्ट्स, वो सॉरी जो स्कूल प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, रॉकेट्स जिसमें बनाया जाता है, अगर आपने देखा होगा कि जो बच्चे स्कूल के रॉकेट्स बनाते हैं साइंस एग्जीबिशन वगैरह में, तो कभी देखा है ऐसा बनते हुए जो रॉकेट बनाते हैं साइंस एग्जीबिशन में बलून के साथ? नहीं देखा है? ये बलून जो ऑटोमेटिक खुल जाता है उसके अंदर है, तो उसमें आप वो लेते ना कि एक बॉटल लेते हैं, बॉटल में पानी, बॉटल में आप सिरका डाल लेते हैं, सिरका डाल लेते हैं, सिरका मतलब विनीगर डाल लेते हैं। उसके बाद एक बलून आप लेते हैं और बलून के अंदर आप लोग जो है वो बेकिंग पाउडर डाल लेते हैं NaHCO3, फिर वो बलून को आप उसके ऊपर फिक्स कर देते हैं बोतल के ऊपर, फिर वो उसके अंदर डाल देते हैं। जैसे ही अंदर डालते हैं तो ये रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जब गैस बाहर आती है तो बलून खुल जाता है। देखा है कभी ऐसा? तो ये वही रिएक्शन है और क्या है। छोटे बच्चों को साइंस एग्जीबिशन में कराया जाता है। ये घर के चोरों से हो रहा है। घर बेकिंग सोडा भी घर पे है और सिरका भी घर पे मौजूद है, तो स्कूलों में कराते हैं। 26 से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटीन? इसमें से कौन एक प्रोटीन है? एंजाइम एक प्रोटीन है, बिल्कुल सही, कैटालाइटिक प्रोटीन जिसको हम कह सकते हैं। 287 है, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइंस? हाँ, सी ऑप्शन है, CnH2n-2। क्लियर है? तो ये आप इस तरह के आंसर्स दे रहे हैं आप लोग, तो मैं आपको अभी नाम भी लेता हूँ आपको, और आपकी समटाइम आप मैं बता भी रहा हूँ तो आपने ठीक कहा। अच्छा, ये लेक्चर्स ना एक मेमोरीज़ की तरह से हमारे पास मौजूद होते हैं यूट्यूब के अंदर। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 2021 में जिनको पढ़ाया, 22 में पढ़ाया, माशाल्लाह MBBS में है, डाउ में है, कोई JSMU में है। अपने वो बच्चे तो वो भी कहते हैं कि सर, वो कभी कभार कमेंट्स में लिखते हैं कि दिस वॉज माई क्लासरूम एंड वी वर सिटिंग हियर। कितने ऐसे कमेंट्स में लिखते हैं कि सर मैं फाइनल ईयर में हूँ MBBS के डाउ में, मैं आपके लेक्चर देखती थी और मैं दोबारा इस लेक्चर पे आई हूँ। तो एक टाइम होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, देन आप MBBS की तरफ चले जाते हैं, इनरोल हो जाते हैं। कितने बच्चे हो जाते हैं, कितने कमेंट्स डेली में रीड करता हूँ कि सर आपके लेक्चर्स की वजह से आज मैं MBBS में चले गए, डाउ में चले गए, JSMU में चले गए। सैकड़ों मैसेजेस या कमेंट्स रोज़ाना आते हैं। तो मतलब इसी तरह से आप भी अभी आप इसमें चेक कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप भी कल उसमें जो है वो इंशाल्लाह मौजूद होंगे। बाकी हमारे बच्चे भी, सेंटर के बच्चे भी रहे हमेशा से, जो जाते थे और फिर इनरोलमेंट उनकी होती थी हमेशा से, तो अच्छी परसेंटेज बनाते थे। तो वो है कि हो जाते हैं सारे, आगे जाकर वही बच्चे वापस भी आते हैं। लेकिन मैं उनको मेंशन कर देता हूँ कि भाई आपकी क्लासरूम थी, ठीक है। वो बच्चे फाइनल में आ गए हैं, कुछ डॉक्टर बन भी चुके हैं, वो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं उनके, जिस क्लास में वो बैठा करते थे या जो उन्होंने लेक्चर पढ़ा है। उस वक्त आपको फिर ये आसान लगना शुरू हो जाएगा, वो और भी आसान लग रहा है, उसको और आसान लगेगा कि कितनी आसान चीज़ें हम पढ़ा करते थे। फिर जब उन्होंने डॉक्टर बन के निकल जाएगा तो वो तो बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें
जान चुका होगा। तो ऐसा ही होता है। फिर बच्चे ये भी कहते हैं ना कि कुछ के बड़े भाई होते हैं, बड़ी बहन होती है, उन्होंने लेक्चर देखा होता है, वो कहते हैं कि सर अब मैं अपनी छोटी बहन को रिकमेंड करी हूँ, वो आपके लेक्चर देखती है, मेरा छोटा भाई देखता है, वो मैं तो MBBS कर चुकी हूँ, अब मैं अपने भाई को अपनी बहन को दिखा रही हूँ। तो कितने ही ऐसे हैं जो पूरा ख़ानदान दर ख़ानदान चलते रहते हैं, इस तरह से लेक्चर्स चलते हैं। मैं हमेशा कभी भी जाता हूँ, किसी भी फंक्शन वगैरह में जाता हूँ, कहीं पर जाता हूँ, रिलेटिव्स के पास भी जाता हूँ, हैदराबाद तक चले जाऊँ ना, तो वहाँ बच्चे मिलते हैं हर घर में जो लेक्चर्स देखते हैं और बताते हैं कि मेरे बेटा भी आपके लेक्चर देखता है। 10 लोग आकर बताते हैं कि मेरे ये भी देखता है, इसने भी देखा, इसने भी देखा। मतलब एक मेजॉरिटी देखती है, चाहे वो किसी भी कोचिंग सेंटर से उनका कराची में ताल्लुक हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो 288 है, व्हाट इज़ द मेन यूज़ ऑफ इथेनॉल इन इंडस्ट्री? ये तो आसान है। इंडस्ट्री में इथेनॉल का सबसे बड़ा या इथाइल अल्कोहल का क्या इस्तेमाल है सबसे बड़ा? हाँ जी, एज आ सॉल्वेंट। हाँ, फ्यूल तो नहीं, एक्सप्लोजिव भी नहीं, प्लास्टिक भी नहीं, सॉल्वेंट ही हो सकता है, बी ऑप्शन सही। इसके बाद 289 है, टेफ्लॉन इज़ अ पॉलीमर ऑफ डैश। ये तो बताया था मैंने आपको, याद रखो पॉलीमर्स में। बोले टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? सी ना, टेट्राफ्लोरोइथीन, तभी तो टेफ्लॉन बोलते हैं उसको, टेट्राफ्लोरोइथीन नाम से ही उसका मोनोमर आ जाता है। 290, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर? हाँ, इसमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है? नायलॉन, बिल्कुल सही, बाकी सारे नेचुरल फाइबर्स हैं। 291 है, विच पार्ट ऑफ सोप मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक? हाइड्रोफिलिक का देखो, सोप हमारे पास क्या होता है बेटा? सोप हमारे पास होता है RCOON, यही होता है ना सोप। अब इसके दो एंड है, ये एक ये एंड है और एक ये एंड है। ये अच्छा, ये वाला जो एंड हमारे पास है ये पोलर एंड है ना भाई, ये हमारा पोलर एंड है। ये पोलर पार्ट इसका होता है और ये वाला पार्ट इसका जो है वो नॉन पोलर पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन का जो पार्ट होता है। तो रेडिकल की चेन हमारे पास चल रही होती है। तो ये नॉन पोलर है तो ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया और ये हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया जो पोलर पार्ट है। तो कार्बोक्साइलेट हेड जो हमारे पास है ये COON है और ये R जो हमारा होता है ये अलग सा नॉन पोलर पार्ट चल रहा होता है। तो B ऑप्शन हो जाएगा, सही है। पढ़ेगा अब इसके बारे में, ठीक है। तो वो ये सोप का एक्शन जो होता है, फंक्शन ऑफ सोप यही होता है ना, वो ग्रीस वगैरह को मिटाने के लिए ये वाला पार्ट यूज़ होता है ना, हाइड्रोकार्बन, चेहरे से ऑयल वगैरह को मिटाने के लिए, हटाने के लिए, ताकि वो उसको डिजोल्व कर लेता अपने अंदर। तो सोप के दो पार्ट्स होते हैं सोप के मॉलिक्यूल में। 292 है, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा भाई? ये तो बायोकेमिस्ट्री वाले बताएंगे। इथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर तो नहीं, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है, फर्मेंटेशन होती है, लेकिन इथेनॉल बनता तो नहीं है उससे, वो ऑक्सीडेशन तो नहीं कहलाती है। ग्लूकोज की एसिटिक एसिड भी नहीं बना सकता, वो तो अलग ही है, कंपाउंड है। लैक्टिक एसिड ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोज एक एल्डिहाइड है, सही है, एल्डोज है ना। अगर ये वो होगा हमारा, अगर इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो क्या बनता है हमारा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ग्लूकोज का ये ग्लूकोनिक एसिड शायद बनता होगा, मेरे माइट भी पॉसिबल होता है कुछ ही ग्लूकोनिक एसिड। बायो वालों को पता होगा, नहीं पता, आप लोग नहीं पढ़ा कभी। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ क्योंकि एल्डिहाइड जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड में ही ऑक्सीडाइज हो रहा होता है, तो ये ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड हो जाएगा, सही है। 293 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट मौजूद होता है? कार्बन होता है। 294 है, विच टेस्ट इज यूज्ड टू एक्सटिंग्विश एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन? टोलेंस रीजन टेस्ट भी होता है और हेलिंग सोल्यूशन भी होता है। टोलेंस टेस्ट ही हो जाएगा। 295 है, विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? विटामिन C हो जाएगा, B और C वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, हमें पता है। 296 द सिंपलेस्ट कीटोन इज डैश?
सबसे सिंपलेस्ट कीटोन हमारा कौन सा होगा? एसीटोन होगा ना भाई। प्रोपेनॉन भी तो हो सकता है, एक ही जिसके दो नाम है ना भाई, डी होना चाहिए ना, बोथ ए एंड सी। एसीटोन एंड प्रोपेनॉन आर सेम थिंग्स, कॉमन आईयूपीएसी नेम का फर्क है बस। 297 है, फंक्शनल ग्रुप इन कीटोन्स इज डैश। डी ऑप्शन, कार्बोनाइल CO। 298 विच हाइड्रोकार्बन इज यूज इन वेल्डिंग? इथाइन यूज करते हैं ना, ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम जो हमारा प्रोड्यूस करते हैं। 299 है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ एसीटोन? प्रोपेनॉन हो गया, सी ऑप्शन। 300 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अल्कीन? ब्यूटाइन, दैट इज, ठीक है। तो ये 300 MCQs हो गए, समझ में आ गया यहाँ तक? ट्रिपल सेंचुरी हो गई। 301 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मैन्युफैक्चर PVC? विनाइल क्लोराइड ही हो गया इसका, बी ऑप्शन। 302 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डीक्लोराइज ब्रोमीन वाटर? अनसैचुरेशन टेस्ट कौन कर सकता है, पढ़ा है? इथीन कर सकता है, बिल्कुल सही, क्योंकि अल्कीन्स इसका पॉजिटिव टेस्ट देता है, अल्केन्स नेगेटिव टेस्ट देता है। तो जब अल्कीन्स का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं तो क्या करता है वो? ब्रोमीन वाटर को डिकलराइज करता है, सी ऑप्शन। 303 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? इथाइन हो गया। 304 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर? इथाइलिन ग्लाइकोल। 305 व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड? अल्कोहल जब ऑक्सीडेशन करता है क्या बनता है? एल्डिहाइड बनेगा, बिल्कुल सही, बी ऑप्शन। फिर फर्दर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनता है। 306 अच्छा, अल्कोहल के जब एल्डिहाइड, ऐसे एक सवाल करो एक्स्ट्रा आपसे कि जब अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे क्या यूज़ किया जाएगा? अगर अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो एल्डिहाइड बनाना है तो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाएगा? हाँ, K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट, गलत जवाब। नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आप पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम क्रोमेट या आप KMnO4 यूज़ करेंगे तो वो डायरेक्टली एल्डिहाइड को, सॉरी, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अगर आप चाहते हो कि बस एक स्टेप पे ऑक्सीडेशन हो, अल्कोहल जस्ट ऑक्सीडाइज हो के एल्डिहाइड बने, फिर आपको चाहिए होता है PCC। सुना नाम है PCC, सुना है? पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये PCC जो है ना, ये आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन कराता है, पार्शियल ऑक्सीडेशन में वो रुक जाता है बीच में। तो चूँकि इसमें PCC यूज़ हो गया इस रिएक्शन में बजाय पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज़ होने के, तो अक्सर बच्चे गलती करते हैं। 306 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा? जिसमें कायरल कार्बन नहीं होगा। कायरल कार्बन का सारा खेल है ना, ब्यूटन टू ऑल, तो देखना पड़ेगा, ये तो बड़ा मुश्किल है। लैक्टिक एसिड तो शो करता है, इसको तो हटा दो, ये इसलिए कि ये पता है, एग्जाम्पल में होता है ये, ठीक है। सी देखते हैं डायरेक्ट, इथेनॉल, CH3, सॉरी, यही आंसर हो गया हमारा। ठीक है, देखिए इसमें दोनों में से कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, तो यहाँ की ना ये कायरल कार्बन है ना ये कायरल कार्बन है, बाकी सब में कायरल कार्बन होंगे, तो सी ऑप्शन होना चाहिए। आगे बनाओ तो नहीं ना, मैं कायरलिटी चेक कर लोगे आप स्ट्रक्चर में, सी ही हो गया डायरेक्ट। तो मैं डायरेक्ट मेन आंसर पे आ गया, ये बड़ा आसान सवाल है। लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर पता है? बायोलॉजी वाले तो जानते होंगे, स्ट्रक्चर पता है लैक्टिक एसिड का? लैक्टिक एसिड साइकिल नहीं पढ़ा आज तक? तो कैसे साइकिल पढ़ते हैं लैक्टिक एसिड? तो नाम पढ़ते हैं उसके अंदर, लैक्टिक एसिड का साइकिल नहीं है आप लोगों के उसमें? ओके ओके, शायद नहीं होगा। तो कौन सा? क्रैब साइकिल पढ़ा है? क्रैब साइकिल पढ़ा है? क्रैब साइकिल पढ़ा है, लैक्टिक एसिड साइकिल नहीं पढ़ा है। ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है?
ग्लाइकोलाइसिस पता है साइकिल उसकी। और ये ग्लूकोजोनोलाइसिस पढ़ा है? ग्लूकोजोनोलाइसिस, ग्लूकोजोनोलाइसिस नहीं पढ़ा? चलो ठीक है। 307 है, विच रिएजेंट इज़ यूज टू टेस्ट प्रोटीन। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में तो बहुत टफ होती है हमारी केमिस्ट्री जो होती है, ये तो सब लैक्टिक एसिड वगैरह तो उसमें आता है। विच रिएजेंट इज़ यूज टू टेस्ट प्रोटीन, ये तो प्रैक्टिकल में क्या होगा? हाँ, बायोरेट रिएजेंट है ना, सी ऑप्शन। ये प्रोटीन को टेस्ट कर दिए, तो सेकेंड अभी क्या होगा आप लोगों ने प्रैक्टिकल में, बायोकेमिकल टेस्ट में। तो 308, विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। हाँ, विटामिन के सही ऑप्शन। वो वरना वो एंटी हेमोरेजिक कहते हैं ना, एंटी हेमरेज। तो अगर ये कम हो जाए तो हेमरेज, ब्रेन हेमरेज वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं ना। 309 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप पढ़ी है? रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। एल्डोज जो होता है ना, हमेशा रिड्यूसिंग शुगर होता है। एल्डोज शुगर, क्योंकि एल्डिहाइड रिड्यूस हो सकता है कीटोन में, सॉरी कार्बोक्सिलिक में, तो ग्लूकोज एक एल्डोज शुगर है, दैट्स फॉर रिड्यूसिंग शुगर हो गई। बी ऑप्शन सही है। और जितने भी पॉलीसेकेराइड्स होते हैं वो सारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, और ओलिगोसेकेराइड भी, जैसे सक्रोज हो गया, सक्रोज हमारा ओलिगोसेकेराइड है, जबकि सेलुलोज और स्टार्च हमारा पॉलीसेकेराइड है। ठीक। 310, विच पार्ट ऑफ अमीनो एसिड डिटरमाइंस इट्स आइडेंटिटी। अमीनो एसिड का कौन सा पार्ट उसकी आइडेंटिटी को डिटरमाइन करता है? साइड चेन। अच्छा, किस तरह से? कि वो जितना लॉन्ग है उसके लिहाज से रेडिकल COOH और NH2 तो हो गई ना सब में। रेडिकल चेंज होता है, उससे नाम चेंज होता रहता है। कार्बन 2 से 3 हो गया तो नाम चेंज हो जाता है ना उसका। सही। 311, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सक्रोज हो गया हमारा नॉन रिड्यूसिंग, सी ऑप्शन। ओलिगोसेकेराइड, दैट्स व्हाई। 312 है, विच टाइप ऑफ पॉलीमर इज प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा पॉलीमर है? कंडेंसेशन पॉलीमर है अल्फा अमीनो एसिड का, जो वाटर रिलीज होता है ना जब बनता है, तो पेप्टाइड लिंकेज जब बनती है। बी ऑप्शन। 313 है, विच केमिकल रिएक्शन फॉर्म्स पेप्टाइड बॉन्ड। कंडेंसेशन हो जाएगा, सी ऑप्शन। 314 है, द एलिमेंट एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। आयोडीन। ये तो बायोलॉजी है टोटल ना, इसमें आपका थायराइड ग्लैंड जो है, इसमें है ना थायरोक्सिन जो प्रोड्यूस होता है, तो उसमें आयोडीन एसेंशियल होता है उसके लिए, अदरवाइज गोइटर हो जाती है ना, उसकी कमी से गोइटर होता है ना, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके ओके, ये तो चलो कॉमन एक बात है, वैसे ये टोटल बायोलॉजी है, अब बायोकेमिस्ट्री कुछ आगे लग रहा है। थायरोक्सिन, बी ऑप्शन। थायरोक्सिन का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ओके, ये होता है थायरोक्सिन का फंक्शन। लेकिन थायराइड ग्लैंड, इसके थायरोक्सिन के अलावा भी ग्लैंड वो हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है ना, जो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए भी होता है, तो वो कौन सा होता है? ओके ओके। और पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या काम होता है? जो सर पे पिट्यूटरी होता है उसका क्या काम होता है? ये बाकी सारे हार्मोन्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है ना, ये सुना है मैंने। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, एंडोक्राइन सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। ये मैसेंजर ट्रांसमीटर होते हैं, और बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इनका काम करने का। तो क्या 315 है, विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल अमाइनो एसिड। अमाइन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, डी ऑप्शन। 316 है, विच सब्सटेंस गिव अ वॉयलेट कलर विथ निनहाइड्रीन सॉल्यूशन। यार ये वो है, ये बायोकेमिस्ट्री का सवाल है, आप लोग को पता है तो बता दें। निनहाइड्रीन, ये प्रैक्टिकल में हम लोग करते हैं, ये प्रोटीन का टेस्ट हमारा होता है, निनहाइड्रीन टेस्ट इसको हम कहते हैं, सी ऑप्शन। ये तो प्रैक्टिकल का ये आएगा नहीं आपके उसमें। निनहाइड्रीन टेस्ट किया प्रैक्टिकल में? नहीं किया, छोड़ो उसको। 317 है, विच ग्रुप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉइल। ये सारे बायोकेमिस्ट्री आ रहे लाइन से। क्या? लिपिड्स, यस बिल्कुल सही, लिपिड्स हो गए। ये सारे बायोकेमिस्ट्री आ रहे लाइन से, ऐसा लग रहा है सीक्वेंस है। 318, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजिनस बेसिस इज फाउंड ओनली इन RNA। ये तो आप यूरेसिल, क्या बात है, ये तो सभी लोगों को समझ में आएगा भाई। यूरेसिल, ओके। अब ये साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन, ये उसमें DNA में होता है, ये तो DNA में होते हैं, ये तो पता है मुझे। ओके, यूरेसिल RNA में होता है, ये DNA में नहीं होता ना। हाँ, ये चीज़ है।
हैट्रिक में पढ़ाई है ना बायोकेमिस्ट्री, उसके अंदर ही है, इंटर में तो नहीं है DNA RNA, तो ये तो फुल बायोलॉजी है। 319 है, विच बॉन्ड ज्वाइंस टू न्यूक्लियोटाइड्स इन DNA? या मुझे लगता है C होना चाहिए, फॉस्फोडाइस्टर, क्योंकि बाकी सारे तो है नहीं। 320 द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर, ये तो चलो आसान है, न्यूक्लियोटाइड्स हो गया, आसान है। ऐसे ये तो बायो वाले ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं। 321 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीसेकेराइड, तो बड़ा आसान है, कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? ग्लूकोज नहीं है, मोनोसेकेराइड। 320 विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग सेमीकंडक्टर? ओके, चेंज हो गया, सिलिकॉन, सी ऑप्शन। 323 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन बेकिंग पाउडर? सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, बी ऑप्शन। 324 विच प्रोसेस कन्वर्ट्स फैट इनटू सोप, ये तो हो गया, सपोनिफिकेशन। 325 द रिएजेंट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग शुगर इज डैश? रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर का टेस्ट किया है आप लोगों ने सेकेंड ईयर में? ग्लूकोज टेस्ट किया होगा ना, रिड्यूसिंग शुगर है तो, और सक्रोज के लिए अलग था और ग्लूकोज के लिए अलग था, क्या टेस्ट करते थे? सी, बेनेडिक्ट सोल्यूशन करते थे ना, यस, सी ऑप्शन। ग्लूकोज पॉजिटिव टेस्ट देता था इसका, बेनेडिक्ट सोल्यूशन में। 326 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर स्टरलाइजिंग वाटर? बड़ा आसान है, क्लोरीन हो गया। अब बायोकेमिस्ट्री खत्म होगी लगता है, शुरू में बहुत सारे लाइन से आ गए। 327 है द फंक्शनल ग्रुप, चूँकि मुझे बायोकेमिस्ट्री बहुत टफ लगती है, चूँकि बहुत कॉम्प्लेक्स होता है वो बायो वाले ही समझ पाते हैं ना, हम लोग इतना नहीं समझ पाते। 327 है द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ईथर्स इज डैश? सी ऑप्शन हो जाएगा, ओ। 328 है विच गैस इज रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद एसिड? बड़ा आसान है ये तो, जोर से बोले, हाइड्रोजन गैस, बी ऑप्शन सही है। 329 द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन बेसिक मीडियम इज डैश? मिथाइल ऑरेंज का कलर बेसिक मीडियम में क्या होगा? देखो, एसिड, बेस, न्यूट्रल, तो ये हमारे पास जैसे हो गया, एक तो हमारे पास हो गया लिटमस, एक हमारे पास हो गया फिनोल्फ्थलीन, एक हमारे पास हो गया क्या कहते हैं इसको, फिनोल्फ्थलीन, एक हमारे पास हो गया मिथाइल ऑरेंज, और एक हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो उसको किस तरह से याद रखते हैं? लिटमस का तो होता है RBP, रेड, ब्लू, पिंक। फिनोल्फ्थलीन का CPC, कलरलेस, पिंक, कलरलेस, एसिड बेस न्यूट्रल है। मिथाइल ऑरेंज का होता है RYO, और यूनिवर्सल इंडिकेटर का होता है RPG, रेड, येलो, ऑरेंज। तो कह रहे हैं कि भाई मिथाइल ऑरेंज का कलर बेसिक मीडियम में क्या होगा? तो येलो होगा, बी ऑप्शन, येलो होगा, ठीक है, तो बी होना चाहिए, समझ गया? तो इस तरह से निमोनिक्स की फॉर्म में भी आप इसको याद रख सकते हैं कि RBP, CPC, RYO, RPG, ठीक है। कलर्स आपको याद रहे इंडिकेटर्स के क्या क्या होते हैं कब। 330 है द टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर डैश? बड़ा आसान है यार, सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल सही। 331 विच कंपाउंड इज कॉमनली कॉल्ड कॉस्टिक सोडा? सो इजी, NaOH। 332 है विच केमिकल इज यूज्ड एज इंडिकेटर इन एसिड बेस टाइट्रेशन? फिनोल्फ्थलीन, सी ऑप्शन। 333 विच इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? मीथेन होता है ना, बायोफ्यूल जिसको हम कहते हैं, बी ऑप्शन। 334 विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? ये कौन सा रिएक्शन हो रहा है, देख के बताइए। हाँ, एडिशन रिएक्शन हो रहा है ना भाई, हाइड्रोजनेशन है असल में, बी ऑप्शन है ना, सेवेटियर सेंडन रिएक्शन। 335 विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की? है तो बताया था आपको पिछले क्लास में, कार्बन डाइऑक्साइड। 336 विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ रोटन एग? H2S। 337 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसिड बेस इंडिकेटर? इसमें से कौन एसिड बेस इंडिकेटर नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड ना, बाकी सारे तो हैं, सही है, डी ऑप्शन। 338 द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू डैश? नंबर ऑफ प्रोटॉन, सी ऑप्शन। 339 द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज डैश? बेकिंग सोडा।
340, what is the nature of oxide of नॉन मेटल? नॉन मेटल कौन सा ऑक्साइड बनाते हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, क्या नेचर होता है उसका? एसिडिक होते हैं ना भाई, कार्बोनिक एसिड बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगा। 341 है, विच एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8,1? बड़ा आसान है ये तो। क्या मतलब, इतना सोच के आ रहे हो? गिन लो, प्लस कर दो, एटॉमिक नंबर आ जाएगा, बता दो। पोटेशियम हो गया ना ये, दैट इज पोटेशियम। 2,8,8,1 19 हो रहा है ना। अच्छा, ये 2,8,9 क्यों नहीं होती इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? देखो, ये K शेल हो गया हमारा, ये L शेल हो गया, ये M शेल हो गया। M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 18 आते हैं ना भाई। तो M में तो 9 आ सकता है, M में 8 क्यों आ रहा है? थर्ड शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो ये होनी चाहिए पोटेशियम की, क्यों नहीं होती है? पता है आपको उसका जवाब? बताइए। नहीं पता? अगर हम इसको करेंगे ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब शेल के अंदर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ऐसे ही है ना भाई। अब देखो यहाँ पर ये S में आ गया 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में आ गया 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड शेल में आ गया 8 इलेक्ट्रॉन और फोर्थ शेल पे आ गया 1 इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाट 2,8,8,1 होता है। चूँकि 3s 3p के बाद 3d फिल नहीं होता हमारा, पहले 4s फिल होता है फिर 3d फिल होता है, बिकॉज ऑफ n+l रूल। n+l वैल्यू 4s की कम है तो वो पहले फिल हो जाता है। ऐसे पढ़ा नहीं हमने? तो सही, इसका ऑप्शन तो बी करेक्ट है, पोटेशियम। 342 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइटेस्ट गैस? हाँ जी, हाइड्रोजन हो जाएगा, एटॉमिक नंबर मास 2 हो गया। 343, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक ऑक्साइड? सोडियम ऑक्साइड, चूँकि मेटलिक ऑक्साइड आ गया। 344 है, द एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज डैश? क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है? आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक। कौन सा मेटल होता है क्लोरोफिल में? मैग्नीशियम होता है। यस, बी ऑप्शन करेक्ट। 345 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन सॉफ्ट ड्रिंक? कार्बन डाइऑक्साइड। 346 है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ H2O2? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 347, विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर? जब सल्फर हवा में जलेगा तो क्या बनेगा? S+O2 क्या बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगा, और क्या बनेगा? SO2। द सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज डैश? सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन है इसमें से? मीथेन है ना भाई, सबसे एक ही कार्बन इसमें है। 349, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री? मीथेन। वाटर की ज्योमेट्री कैसी होती है? लेकिन आप उसका लोन पेयर उठा लो तो ये भी टेट्राहेड्रल होता है। अगर लोन पेयर को भी ऐड कर दो ना, ये भी टेट्राहेड्रल ही बनता है। अगर लोन पेयर को ऐड किया जाएगा, सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो वो एंगुलर बैंड बनता है, पता है ना। ये समटाइम वाटर का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल भी लिखा होता है कहेंगे वाटर के स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो लोन पेयर को काउंट कर रहे होते हैं। वो बॉन्ड एंगल लेकिन 109.5 नहीं होती, 104.5 डिग्रीज ही होती है, क्योंकि लोन पेयर की रिपल्जन ज़्यादा होती है, बॉन्ड पेयर का बॉन्ड एंगल कम कर देता है, पता है ना ये आपको। 350 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर? अच्छा, ये क्या चीज़ है? कोल्ड वाटर से कौन सा मेटल रिएक्शन करेगा? मतलब कॉमन सेंस लगा सकते हैं और कुछ नहीं। सोडियम शायद करेगा, क्योंकि सोडियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। माइट भी पॉसिबल, क्योंकि ये सबसे रिएक्शन कर सकता है, सी ऑप्शन। वरना बाकी हॉट वाटर से करेंगे, क्योंकि हॉट वाटर उस वक्त से किया जाता है जब रिएक्शन स्लो हो, तो हॉट वाटर में रिएक्शन जल्दी हो जाता है। सोडियम तो ऑलरेडी जल्दी रिएक्शन करता है। 351, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव एट वाइट PPT विद सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट पढ़ा है ना भाई?
AgNO3 किसके साथ AgNO3 रिएक्शन करेगा तो वाइट PPT बनेगी, पता है? देखिए बेटा, जब हम AgNO3 का रिएक्शन जब हम कराएंगे HCl से, ये क्या बनाएगा? AgCl बनाएगा और HNO3 बनाएगा। और AgCl जो होता है इसके कैसे होता है? वाइट PPT होते हैं इसके, क्योंकि लेस सॉल्युबल सॉल्ट है ना, तो वाइट PPT अपेयर हो जाता है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, HBr होता है तो पेल मतलब ऑफ वाइट PPT, और अगर HI होता है तो उसके साथ रिएक्शन करके ये येलो PPT के फॉर्मेशन करता, AgI बना लेता। पता है सबको ये बात? सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट बहुत फेमस होता है हैलाइड आयन के डिटेक्शन के लिए। 352 है द गैस विच सपोर्ट्स कंबस्शन इज डैश। ऑक्सीजन गैस, सिंपल। थ्री 53 विच केमिकल इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप? फिर से बोले, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH भी यूज कर सकते हैं, बी ऑप्शन। 354 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इसमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती है? पता है? जो ग्लोबल वार्मिंग जो प्रोड्यूस करती है उसको। ऑक्सीजन नहीं है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। 355 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रल ऑक्साइड? ये तो नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद। न्यूट्रल ऑक्साइड हमारा होता है NO, नाइट्रस ऑक्साइड। ये न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है। NO, इस तरह NO के अलावा हमारा वाटर हो गया, H2O हो गया, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है, इस तरह N2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी न्यूट्रल ऑक्साइड होता है हमारा। दीज आर न्यूट्रल, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। 356 है द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन इन बेसिक सॉल्यूशन इज डैश। तो बड़ा आसान है। बेस में फिनोल्फथालीन किस कलर का होता है? पिंक होता है ना भाई, बी ऑप्शन। 357 है व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? सी डी ना, CH2O होगा ना भाई। 358 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हैलोजन? सी क्लोरीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 359 द कंपाउंड विच ट्रिपल बॉन्ड इज डैश? इथाइन, बी ऑप्शन। 360 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बी ऑप्शन। जिंक ऑक्साइड भी होता है। 361 द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन NaClO इज डैश? NaClO में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, -1 हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया? +1 आ गया, बी ऑप्शन। 362 व्हाट इज द pH ऑफ 0.001 मोलर HCl? 3। 363 व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज द मोस्ट एसिडिक? मोस्ट एसिडिक क्या होगा? बी ऑप्शन, चूँकि जितना कम pH होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। 364 विच गैस इज लीस्ट सॉलेबल इन वाटर? सबसे कम कौन सी गैस सॉलेबल होगी? सी ऑप्शन, O2, बिकॉज नॉन पोलर नेचर का, दैट्स बिल्कुल सही, सी ऑप्शन। समझ में आ रही बात सारी? क्या खा के आते हो तुम लोग, इतना जल्दी बताए जा रहे हो? 364 पहुँच गए MCQs। रिकॉर्ड कायम करने वाले आप लोग, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना है क्या? तुम लोग किसी क्विज शो में जाओ केमिस्ट्री के, ज़्यादा फायदा होगा, इतना ठक ठक आंसर दे रहे हो। 365 है द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज डैश? सही है ना, बी ऑप्शन, सही तो कह रहे हो, बी ऑप्शन है, ठीक है। 366 है द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज, अबे क्या पूछ रहे हैं? 40। ना आसान सवाल है तो पूछ रहे। 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट? यूरेनियम हो गया, बी ऑप्शन। 368 है द मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डैश? मेटेलिक कैरेक्टर का भी इंक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, टॉप से बॉटम, बोथ बी एंड सी। राइट टू लेफ्ट इंक्रीज होगा ना, टॉप से बॉटम, और टॉप से बॉटम, टॉप से बॉटम भी तो इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर डी हो गया ना, बोथ बी एंड सी। 369 द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर इज? 6 हो जाएगा, बी ऑप्शन, जो कि 6 ग्रुप का एलिमेंट है। 370 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रीट एसिडिटी इन द स्टमक? स्टमक की एसिडिटी ख़त्म करनी है तो क्या यूज़ करेंगे? तेजाबियत हो गई ना मैदे में, ख़त्म क्या चीज़ ऐसा यूज़ करेंगे? क्या कह रहे हैं? नमक,
बी बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, यस। ये एज ए एंटासिड यूज़ किया जाता है ना, इसको पढ़ा है ना हम लोग, एंटासिड, एंटी एसिडिक होता है ये, एसिडिटी ऑफ स्टमक रिमूव कर देता है। ए और सी तो हो गए नहीं, चुके तो और बढ़ा देगा एसिडिटी में, ऑलरेडी एसिड है। मतलब 371 है, विच वन इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ब्रिटल नहीं होता, बिल्कुल सही, चुके मेलेबल होते हैं। 372 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन हेबर प्रोसेस, ये तो पढ़ाया था पिछली क्लास में भी, Fe। 373 द ब्राउन रिंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, किया है ब्राउन रिंग टेस्ट सॉल्ट एनालिसिस के अंदर, ब्राउन कलर की पतली सी रिंग बनती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, बनाया है, प्रैक्टिकल में होता है ये। क्या क्या किस चीज़ की टेस्ट होती है उसमें? बहुत मुश्किल टेस्ट होता है, सबका नहीं बनता है। एक बच्चे का बन गया बड़ी एकदम बारीक सा एकदम, और अगर सा टेस्ट मिला के गायब हो जाता है। टीचर बना कर दिखाते हैं ये ब्राउन रिंग टेस्ट, बच्चों से तो नहीं बनता वो। किया है कभी? नहीं, कॉलेज में आपने क्या मान गया शादी? नहीं किया। कॉलेज में प्रैक्टिकल करने गए थे? कॉलेज नहीं गए थे? कितनी प्रैक्टिकल? हाँ, प्रैक्टिकल नहीं करने गए थे कॉलेज? अरे ये वाला नहीं किया ना, ये तो मैं पूछ रहा हूँ। नाइट्रेट टेस्ट होता है ना, सी ऑप्शन, नाइट्रेट को नाइट्रेट रिंग टेस्ट कहलाता है ये। नाइट्रेट के प्रेजेंस को टेस्ट करते हैं, एसिडिक रेडिकल जो होता है हमारा, बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से होता है, मुझसे भी ये नहीं होता इतने आराम से। 4 से 5 बार करूँगा तो एक बार होगा, बहुत टफ है। ये हो गया, सिल्वर मिरर हो गया, ये सब बनाना बड़ा मुश्किल काम है। बाकी सब आसान है केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में, सवाई इसके। 374 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन मैचेस एंड फायरवर्क्स। माचिस में और पटाखों में क्या यूज़ होता है? पोटेशियम नाइट्रेट यूज़ करते हैं, ये तो हमें पता है। तो पोटेशियम हो सकता है शायद, नहीं, अच्छा फॉस्फोरस होता है ना माचिस में। माचिस में मसाला होता है, उसमें फॉस्फोरस होता है। मतलब पोटेशियम भी होता है, लेकिन माचिस में पोटेशियम नहीं होता ना। माचिस का जो मसाला होता है वो फॉस्फोरस होता है ना भाई। मसाला से हमारा गरम मसाला नहीं, जो चलाने वाला मसाला जो ऊपर होता है, रेड कलर का या ब्लू कलर का। 375 विच कंपाउंड इज एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू प्रिवेंट टूथ डिके है। किस कंपाउंड को पानी में डालते हैं दांत को खराब होने से बचाने के लिए? सोडियम फ्लोराइड माइट भी पॉसिबल, फ्लोरोसिस से बचने के लिए होता है ना ये, यस, फ्लोरोसिस से ख़त्म करने के लिए ना। ओके 376 विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, वेरी इजी, एसिटिक एसिड। 377 व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन CO2, +4 हो गया, बिल्कुल सही। 378 विच गैस इज यूज फॉर आर्टिफिशियल डाइपनिंग ऑफ फ्रूट। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है पता है? इथीन यूज़ की जाती है। इथीन क्या है इसमें? एसिटाइलिन कहाँ से हो गया? इथाइलिन हुआ ना भाई, एसिटाइलिन तो इथाइन है। तो ये ऑप्शन हो गया। 379 है, द सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज डैश। तो बॉटनी वालों से अच्छा कौन बताएगा? सी ऑप्शन, क्लोरोफिल। 380 विच केमिकल इज यूज फॉर कोएगुलेटिंग ब्लड। तो दोबारा आ गया विभाग केमिस्ट्री। ब्लड की कोएगुलेशन के लिए कौन सा कंपाउंड, कौन सा केमिकल होता है? आयरन सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, कैल्शियम आयंस, पोटेशियम आयोडाइड। ब्लड क्लॉटिंग, कैल्शियम आयरन सल्फेट शायद हो। खून की कमी को वैसे एनीमिया के लिए तो हम लोग यूज़ करते हैं आयरन सल्फेट, खून की कमी। लेकिन कोएगुलेटिंग ब्लड, कैल्शियम आयन, पोटेशियम आयोडाइड, पता है आप लोगों को? ब्लड कोएगुलेशन के लिए पता नहीं, आयरन का तो रोल होता है ब्लड में, ये तो पता है। देखते हैं आंसर क्या है। सी ऑप्शन है, कैल्शियम आयंस। अच्छा, कैल्शियम को हमने सुना कि हड्डी वगैरह में ज़्यादा होता है उसमें, लेकिन इसके लिए भी हो सकता है। मिनरल्स हैं, काम आ सकते हैं किसी न किसी। नहीं पता था आप लोगों को? क्या बायो पढ़ा आप लोगों ने? आपको ये नहीं पता है? कोएगुलेटिंग ब्लड, आप लोगों को तो बायो बिल्कुल हिफ्स होना चाहिए मेडिकल वालों को। द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस इज डैश। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन है? डायमंड है, सी ऑप्शन। 382 द मेन गैस रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। अब यार नेक्स्ट है 383 द कॉमन लेबोरेटरी एसिड स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल। कौन सा एसिड डार्क कलर की बोतल में स्टोर करके रखा जाता है?
वो तो जो फोटो केमिकल रिएक्शन करता है, किसको रखते हैं? नाइट्रिक एसिड को रखते हैं। नाइट्रिक एसिड शायद फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है, ऐसा हाँ, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो है ना NO2 गैस प्रोड्यूस कर रहा होता है। NO2 गैस एक्सप्लोसिव होती है, तो वो ब्लास्ट क्रिएट कर सकती है जब वो सनलाइट से रिएक्शन करते हैं। दैट्स उसको हम डार्क कलर बॉटल में रखते हैं ताकि वो फोटोकेमिकल रिएक्शन उसमें ना हो। सिल्वर नाइट्रेट को भी रखते हैं डार्क कलर बॉटल के अंदर हम लोग, क्योंकि वो भी लूनर कास्टिक जो हमारा है वो भी करता है यही सेम काम। 384 है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? बी ऑप्शन हो गया डाईहाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट, सही है, जिप्सम हो गया ये बी ऑप्शन। 385 है द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट। सिलिकेट SiO4-4, ये ऑप्शन। 386 है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन कार्बन 14। कार्बन 14 में कितने न्यूट्रॉन होंगे? वैसे कार्बन में तो हमारा 12 होता है, सॉरी 6 होता है ना। कार्बन 14 का क्या मतलब हो गया? ये हो गया ना, न्यूट्रॉन कैसे आ गया? 14 - 6 कितना हो गया हमारा? 8 हो गया ये, बी ऑप्शन। पता है ना सबको, आइसोटोप है कार्बन डेटिंग जिससे हम करते हैं। 387 है विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर कैरोसिन टू प्रिवेंट रिएक्शन विथ एयर। ये तो पता होगा आपको। कौन से मेटल को कैरोसिन मिट्टी तेल के अंदर रखा जाता है ताकि वो हवा से रिएक्शन ना करे? इसमें से हवा से कौन रिएक्शन कर सकता है? जो सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम है, अल्कली मेटल, सी ऑप्शन। सोडियम को भी इसी तरह रखा जाता है। 388 है द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज डैश। कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर 2 सल्फेट का मतलब हो गया क्यूप्रिक सल्फेट। ब्लू हो गया, तभी ब्लू स्टोन या ब्लू विट्रियोल उसको हम लोग कहते हैं। 389 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस? आर्गन। 390 विच ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म एसिड? किसको पानी में डालेंगे तो एसिड बनेगा? किसको पानी में डालेंगे तो एसिड बनेगा? इतना आसान है यार SO3 को डालो ना पानी, सही तो बोल रहे हो, बन जाएगा H2SO4। ये वो रिएक्शन है तो प्यास काटते हुए होता है, बताया तो था। SO3 गैस प्यास से निकलती है, पानी हमारी आंखों में, दोनों रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। आंखों में जलन मचती है तो अदर रिएक्शन आंसू आते हैं, यही होता है ना भाई। तो सी ऑप्शन हुआ। इतना सिंपल एक सवाल है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। 391 द मोस्ट एक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग इज डैश। सब सोडियम हो गया, सी ऑप्शन, सही है बिल्कुल। 392 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लाइटेस्ट pH? सबसे हाईएस्ट pH, सबसे ज़्यादा pH किसका होगा? बेसिक ढूंढो। बेसिक सॉल्यूशन कौन से इन चारों में से? सोप सॉल्यूशन बेसिक होता है, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन, क्योंकि NaOH KOH होता है ना उसमें। 393 विच सब्सटेंस इज यूज इन फोटोग्राफी? अभी तो बताया, AgNO3 ना, सिल्वर नाइट्रेट। ये तो अभी पहला MCQ यही था आज का। 394 a reaction in which energy is released is called exothermic, B option. 395 which of the following is a bleaching agent? ब्लीचिंग एजेंट कौन है इसमें से? क्लोरीन होता है वैसे, क्लोरीन तो है नहीं, और कलर को रिमूव कर सकता है। पता नहीं कौन सा इसमें, सल्फर डाइऑक्साइड, पता नहीं, इसका मुझे तो आइडिया नहीं है। 395 में कि SO2 एक ब्लीचिंग एजेंट है, ये शायद रॉन्ग क्वेश्चन है। 395 सुना नहीं है कभी ऐसा, क्लोरीन होता है ब्लीचिंग एजेंट। 396 है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फॉर्म अ कलर्ड कंपाउंड? कॉपर बनाएगा, बिल्कुल सही, ट्रांजिशन एलिमेंट है। 397 द गैस प्रोड्यूस व्हेन अमोनियम नाइट्रेट इज हीटेड? जब अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 को हीट किया जाएगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? क्या रिएक्शन होगा? आई थिंक शायद मुझे पता है इसमें कि नाइट्रोजन गैस तो रिलीज़ होती है, N2। नाइट्रोजन गैस के अलावा वाटर और शायद कुछ और रिलीज़ होती है इसमें। N2 तो रिलीज़ होती है जब अमोनियम नाइट्रेट को रिलीज़ करते हैं, तो बी ऑप्शन होना चाहिए। सी ऑप्शन N2, नाइट्रस ऑक्साइड भी पता नहीं।
इसको पूछते हैं अमोनियम नाइट्रेट इज हीटेड टू फॉर्म, क्या बना रहे देखते हैं। ओके सॉरी, ये रिएक्शन होता है। अच्छा ये अलग से भी होता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग को देखो N2 बन रहा है ना, मुझे ये रिएक्शन याद था। लेकिन यहाँ नॉर्मल कंडीशन पे कह रहे हैं नाइट्रेट, आउट ऑफ द बुक एमसीक्यूज है। नाइट्रस ऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है नॉर्मल कंडीशन में, और अबव 230 डिग्री सेल्सियस की नाइट्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। सही है। आप लोग यूज़ करते हो चैट जीपीटी? आप लोग बड़े काम की चीज़ है भाई, वक्त बचाती है इंसान का इसी तरह से। चले भाई ठीक है, तो ये तो N2O होगा इसका, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस जिसको हम कहते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हीटिंग यहाँ पर बात नहीं की जा रही है। 398 द स्टैंडर्ड प्रेशर एट STP। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है STP पर? बोथ B एंड C, जो कि 180 MB होता है, 760 mm ऑफ Hg भी होता है। 399 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड? एसिटिक एसिड, सी ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ प्रोटीन? अमीनो एसिड। ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो ये 400 MCQs का टारगेट था आज की क्लास का, जो आप पहुँच चुके हैं और थोड़ा जल्दी ही पहुँच गए टाइम से। समझ में आ गया? तो मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके बने हुए केमिस्ट्री के, अच्छा खासा बना हुआ है। जो चलो कल देखते हैं, कोशिश करते हैं वोकैबुलरी वगैरह करा दूँ कल मैं आपको इंग्लिश में, सैनोनियम्स वगैरह। केमिस्ट्री तो अच्छा खासा आ रहा है, देखते हैं तो आगे भी शायद कर ही लोगे आप लोग जब ये सारा कर लिए हो तो। अगर से 400 MCQs है, बहुत ज़्यादा है, और इसके आगे भी बहुत सारे हैं। अभी भी 1250 MCQs है टोटल। मतलब इससे आउट आ ही नहीं सकता बच्चे, जाहिर से इससे आउट क्या पूछेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अभी भी देखो तो इतने MCQs हो गए कि लग रहा है आप क्या हो गया, सारी चीज़ तो पूछ ही लिए A to Z। केमिस्ट्री में अक्सर चीज़ें पूछ चुके हैं, तो क्योंकि 1000+ MCQs एक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना बेटा, तो उसमें इन्हीं में से कुछ ना कुछ आ सकता है। ये मैं सीरीज़ चला रहा हूँ, लेक्चर 1 अपलोड किया था 200 MCQs का, उसमें 200 नहीं था, लेकिन ये 200 पूरे हुए। उसमें थोड़े कम थे, बीच से गायब था, यहाँ सारे लाइन से हुए 200, तो टाइम भी ज़्यादा मिला आज हमें। तो ये लेक्चर 2 उसका बन रहा हमारा है, जो अपलोड होगा लेक्चर 2 के नाम से, या पार्ट 2 के नाम से हो जाएगा। पिछले साल मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ 1000 MCQs की चलाई थी, वो तो 2.5 घंटे के लेक्चर थे, तो वो अलग से नहीं चला रहा है, इसमें सारे मिक्स होकर आ रहे हैं। तो क्योंकि हर लेक्चर अगले एक साल बाद अगले साल में नहीं पढ़ाता वो, आपको वहाँ मिल तो जाएगा, लेकिन इस साल में नहीं करूँगा वो सीरीज़। वो 1000 MCQs सिर्फ ऑर्गेनिक के थे उसके अंदर, तो वो अलग थे। लेकिन अब ये कर रहे हैं तो उसको करने की नीड नहीं है आपको, तो करना चाह रहे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना है जिसको है, उसके लिए रखा हुआ है। कुछ बच्चे सर्च भी करते हैं ना, मैं चाहता हूँ कि भाई जो वीडियो सर्च हो तो मेरा लेक्चर ऊपर आ जाए, कोई भी इस टॉपिक सर्च करे, तो बच्चा सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1000 MCQ सर्च करता है तो मेरे लेक्चर उसके सामने आ जाए। इसलिए मैं हर तरह की वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ ताकि सर्च में आता रहे, वरना तो ज़रूरत नहीं है उसको एक ही लेक्चर में बार बार करता रहूँ। ठीक है, इसलिए तो 400 MCQ हो गए भाई, कल करते हैं।